हेलो गाइज, आई वेलकम यू ऑल ऑन द कैटलिस्ट। स्वागत है सभी का। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर 17th मई करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ हैं उन पर बात करेंगे, बड़ी ब्रीफली बात करेंगे, और उसके बाद जो साइक्लोन भारत में तमिलनाडु, केरला होते हुए, गोवा होते हुए, महाराष्ट्र होते हुए जो गुजरात के अंदर बहुत तेजी से एक्टिव हो चुका है और आने वाले समय में गुजरात में बहुत ही बड़ी तबाही आ सकती है, और क्या है इसका कारण, किस प्रकार से साइक्लोन्स के नाम डिसाइड किए जाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग वी विल कवर इन दिस सेक्शन एज वेल एज मैनी ऑफ द करंट अफेयर्स वी आर गोइंग टू कवर। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है कि साइक्लोन ताउते, अब आप बोलेंगे ये के जो है यहां पर साइलेंट है, ताउते, राइट। और ये नाम किसने दिया है? ये नाम दिया है म्यांमार ने। हर देश जो है 13 अलग अलग नाम देता है। किस प्रकार एनलिस्टिंग होती है हम लोग इस पर चर्चा करने वाले। तो इसने केरल, कर्नाटका, गोवा, अब महाराष्ट्र और गुजरात की ओर बढ़ रहा है, और काफी हद तक राजस्थान का जो साउदर्न मोस्ट पार्ट है ना, जैसे सिरोही, उदयपुर और जालोर एटसेट्रा, वहां पर भी ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है। तो वेरावल, भावनगर और जो 14 जिले हैं, 14 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम सूरत टू द्वारका, वहां पर सीवियरली ये अटैक करने वाला है, और यहां पर लगभग 165 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये आ रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स हम बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। साइक्लोन क्या होते हैं, हरिकेन क्या होते हैं, और साथ ही साथ टाइफून कहाँ होते हैं, किस लोकेशन में होते हैं, हम लोग मैप की मदद से पढ़ेंगे। अभी हाल ही में द मैथमेटिशियन MS नरसिम्हन डाइज हो गए, मतलब मर गए, एक्सपायर हो गए 88 की एज में, और इनका एक थ्योरम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नरसिम्हन शेषाद्री थ्योरम। तो हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। अब देखिए, कोविड-19 सेंटर आस्क स्टेट टू कीप राशन शॉप्स ओपन ऑल डेज, इसलिए पूरे दिन खोलने के लिए इसलिए बोला गया क्योंकि जो गरीब व्यक्ति उसको नहीं पता है क्या टाइमिंग है, और पिछले समय में राशन शॉप के कारण ही हमारा जो एक बहुत बड़ा तबका है, मेजर भारत के जो सिटीजन्स हैं, जो पलायन भी किया, माइग्रेट भी किया, उन लोगों को राशन के कारण ही ये सुविधा मिली कि वो अपना एक बेसिक एमिनिटी दैट इज फूड, खाद्यान्न उन्हें मिल सके, और बिल्कुल सस्ते दामों में। तो यहाँ पर हम लोग और बात करने वाले हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का दिन, अंतरराष्ट्रीय प्रकाश का दिन, ये यूनेस्को के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। आपके लिए एक प्रश्न है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनेस्को के जो करंट चीफ चल रहे हैं वो कौन है, और यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, ये आपको जरूर बताना है, राइट। तो आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे ऑब्वियसली, तो आपको ये 3 चीजें सर्च करनी। तो 16 मई को, 16 मई को एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द लेजर, आपको याद आ रहा होगा लेजर। लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफाई मतलब आवर्धित कर देना, स्टिमुलेटेड, स्टिमुलेट का मतलब कोई उत्साहित हो जाए, एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में चला जाए। सो लाइट एमिशन बाय स्टिमुलेटेड, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो फिजिसिस्ट जो है थियोडोर मैमन, ये खोज करता है लेजर के। लेजर की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट यूनेस्को के द्वारा, आर्ट एंड कल्चर वगैरह बहुत सारे इसमें क्योंकि प्रकाश, लाइट की मदद से ये सब जगमगाते हैं, और इसीलिए आर्ट, कल्चर, सोसाइटी से लेकर साइंस, इन सभी के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस ऑब्जर्व बाय यूनाइटेड नेशन ऑन 16th ऑफ मई। तो इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग, इस पर तो हम लोग आर्टिकल भी देखने वाले हैं। तो चलिए आज का सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट पर बात कर लेते हैं, और दैट इज व्हाट, साइक्लोन तौकते भी बोल रहे हैं इसको, ताउते भी बोल रहे हैं, के साइलेंट है वैसे, तो ये है हिंदी में ताउते। कई लोग के को भी प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ताउते है ये, राइट। अब देखिए, ताउते 2021 का पहला साइक्लोन है। पहला पॉइंट तो ये हो गया,
साइक्लोन कहां पर आते हैं? साइक्लोन आते हैं ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन, सॉरी ट्रॉपिकल रीजन, है ना, ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। पहला पॉइंट तो ये हुआ। और उसके अलावा एक और पॉइंट, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। और हमारा जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बिल्कुल प्रिडिक्ट किया था ताउते को। देखिए पहला एक समय था जब हमें साइक्लोन एकदम हिट कर जाता था हमारे कोस्ट पे, हमारे तट पे, तब हमें पता चलता था। आजकल 5-6 डेज पहले ही पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए यहां से साइक्लोन उठा है, और साइक्लोन के उठने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस क्षेत्र में जो समुद्र का ऊपरी सतह का तापमान यदि 27 डिग्री हो, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, समुद्र का जो ओशन वाटर है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, और आसपास लो प्रेशर बेल्ट हो जाए, तो यहां पर साइक्लोन की आई बन जाएगी और हाई प्रेशर लो प्रेशर की ओर आने की कोशिश करेगा। और चूंकि यहां पर हीट, चूंकि लैंड पर सूर्य की हीट ज्यादा होती है, पानी में ठंडा गर्म देर से, और राइट, तो ये लैंड वाला ज्यादा हीटेड होता है, तो ये जो साइक्लोन है वो प्रेशर के साथ समुद्री बॉडी से कहां पर मूव करने लग जाता है? टूवर्ड्स द कोस्टल लैंड, है ना। क्यों? क्योंकि यहां पर हीट ज्यादा है, और आपको पता है हमेशा जहां पर हाई डेंसिटी है, घनत्व ज्यादा है, वहां से लो डेंसिटी, जहां पर हीट ज्यादा होगी, वहां पर ऑब्वियसली, जैसे मान लीजिए ये कोई धरातल है और यहां पर बहुत गर्मी पड़ी, और गर्मी पड़ने के कारण क्या होगा? एयर जो होती है वो हल्की होकर ऊपर उठ गई, एंड दैट इज व्हाई इस पूरे गर्मी के दौरान इंडियन पेनिनसुला पर बहुत ज्यादा गर्मी, हीट हो जाता है, और इसीलिए ये साइक्लोन्स इस तरफ स्ट्राइक करते हैं। और जब ये कोस्ट से टकराते हैं तो ये कई किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टकराते हैं, और इसीलिए क्या होता है, ये यहाँ पर एक बहुत ही डिजास्टर्स इंपैक्ट करता है। अलग अलग कैटेगरी के साइक्लोन्स हैं, उन पर भी हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हुई होगी। एक पॉइंट और मैं बता देता हूं, यहाँ पर ये भारत है और ये गुजरात है मान लीजिए, तो ये साइक्लोन लैंड से जितना दूर होगा, मान लीजिए ये दूरी ज्यादा है और ये दूरी कम है, आपसे ये पूछा जाए कि इसका इंपैक्ट ज्यादा कहां होगा, तो आप बताएंगे केरल वाले कोस्ट पर, यहां कम इंपैक्ट होगा, गुजरात पे कई गुना इंपैक्ट होगा, क्योंकि जहां से तूफान उठा है और उसकी जितनी ज्यादा दूरी होती है लैंड से, तटवर्ती इलाके से, कोस्टल एरिया से, उतना ही ताकतवर इंपैक्ट ये वहां करता है, क्योंकि मॉइस्चर लेडन, और यहां पर जो पूरी हीट और पोटेंशियल बन गया है वो कई गुना तेज गति के साथ में जब ये टकराता है तो यहां पर इंपैक्ट ज्यादा डिजास्टर्स होने वाला है। दैट इज व्हाई एनडीआरएफ की पूरी टीम्स वहां पर तैनात हो गई, 14 से 15 टीमें। एनडीआरएफ क्या है फुल फॉर्म? नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स। और इसके भी जो हेड होते हैं ना, वो डायरेक्टर जनरल होते हैं, जिस प्रकार डीजी स्टेट में होते हैं, जिस प्रकार सीएपीएफ में, जैसे मान लीजिए सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, इनमें भी डायरेक्टर जनरल पोस्ट होती है, एनडीआरएफ में भी डायरेक्टर जनरल की ही पोस्ट होती है, राइट। तो ताउते साइक्लोन, मॉइस्चर लेडन हीट, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर देखिए इंटेंसिफाई इनटू सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, और ये सीवियर साइक्लोन बनने वाला है, एंड देन लेटर इनटू अ वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। ये क्या है अभी समझाने वाला हूं। It is expected to be strongest in the west coast in 2 decades, और पिछले 20 वर्षों में ये सबसे ज्यादा ताकतवर होने वाला है। तो आई थिंक आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो रही होंगी। यस, चलते हैं आगे, चलते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से इसका रूट है। देखिए यहां से ये आया, फिर ये केरला इत्यादि पर टकरा, और यहां पर ही सबसे ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है। लगभग 19 तारीख को ये राजस्थान के तट पर आएगा, जबकि 18 को सुबह 5, साढ़े 5 बजे, मतलब आज शाम में का मतलब ये है कि मैं अभी ये लेक्चर जो है 17 को इवनिंग में बना रहा हूं, और बस वो टकराने ही वाला है, ऐसा समय हम लोग न्यूज़ चैनल पर देख रहे हैं, ठीक है, 17 मई के इवनिंग में। देखिए यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और क्लियर कर दूं। देखिए एक मिनट, मैं आपको कुछ और चीजें भी समझाना चाहता हूं। आपने भी हाल ही में देखा होगा निवार नाम का साइक्लोन भी आया था, याद है आपको?
तमिलनाडु की कोस्ट, पौंडीचेरी में बहुत सारे लोग मारे गए। देखिए ये कुछ इस प्रकार से निवार साइक्लोन, और ये देखिए कंपैरेटिवली इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है, 120-130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से था ये निवार साइक्लोन, राइट। अब देखिए यहां पर मैं आपको सीवियरिटी के अनुसार मतलब कितना तेज हो सकता है तूफान, तो देखिए यदि कोई तूफान देखिए 89 से 118 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर है ना, 89 टू 118 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर है, तो वो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। तो अभी जब ये गोवा, केरल, तमिलनाडु में टकराया तो ये इस रेंज का था, लेकिन जब ये टकराएगा दोस्तों, जब ये टकराएगा गुजरात में, तो ये लगभग 164-165 की स्पीड पे होगा, और इसीलिए इसको कहा गया वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। ये किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड देख लीजिए। एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है 166 से 220, और आपको पता होगा जब अमेरिका में कुछ ऐसे तूफान आते हैं जो 250-200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आते हैं, ये सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। तो आपको ये 5 पॉइंट 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये याद रखने, और ये रेंज भी याद रखनी। साइक्लोनिक स्टॉर्म, फिर होता है सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म 89 टू 118 किलोमीटर प्रति पर आवर स्पीड हो। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म वो 119 से 165, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म 166 से 220, एंड सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म 221। तो ये और उससे ऊपर, तो ये सभी जो है विंड स्पीड यहाँ पर होती है। इज इट क्लियर? तो ये निवार साइक्लोन भी मैंने आपको बेसिक बातें क्लियर कर दी। ये कुछ इस तरह से टकराया था निवार साइक्लोन, और यहाँ पर हमको निवार से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। निवार के अंदर हम लोग बात करेंगे पुडुचेरी वगैरह में, पुडुचेरी में बड़ा नुकसान हुआ था, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये एग्जाम में, क्योंकि हाल ही में आया था, आपके एग्जाम में आ सकता है, निवार साइक्लोन का नाम ईरान ने दिया था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईरान इज द कंट्री जिसने निवार साइक्लोन का नाम दिया था। आई थिंक ये बात क्लियर हो रही होगी आपको। यस। अब इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि उष्ण तीव्र गोलाकार तूफान होते हैं ये गर्म उष्ण कटिबंधीय महासागरों में। गर्म का मतलब क्या है? जो ये कैरेक्टराइज लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन विच एरिया ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, जहां पर ये मान लीजिए अर्थ है, मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जो ये वाला रीजन है जहां पर ट्रॉपिक्स हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क और मकर रेखा के बीच में, यहां पर नॉर्मली ये जो है 8 डिग्री जो लैटिट्यूड है नॉर्दर्न या साउदर्न, वहां पर ये उत्पन्न होते हैं। अभी मैं आपको और पिक्चर्स क्लियर कर दूंगा। तो देखिए 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। समुद्र का जो 60 मीटर की गहराई है, मान लीजिए समुद्र तो कई 1000 मीटर भी गहरा होता है, तो ऊपर का जो 60 मीटर पानी है समुद्र का, यदि वहां पर 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, और लगभग जो ये लैटिट्यूड है 0 डिग्री जो जा रहा है, उससे ऊपर 7, 8, 6 डिग्री पर लैटिट्यूड पर यहां पर ये उत्पन्न होते हैं। ये तो 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री, ये केवल 8 डिग्री ऊपर मान लीजिए। और आपको ये बात भी पता होगी, जब हम लोग भारत का मैप देखेंगे, आपको मैं यहां दिखाता हूं, देखिए यहां देखिए, तो ये जो लगभग है वो ये लगभग 8 है, लगभग देखिए ये 8 के करीब ही उत्पन्न हुआ है, 6, 8 यहाँ पर, कई बार यहाँ पर 10 पर भी उत्पन्न होता है, जैसे यहाँ से हुआ है ये, राइट। तो आई थिंक ये निवार साइक्लोन आपको क्लियर हो गया होगा। और साथ ही साथ में हम लोग कुछ और बातें और करना चाहते हैं, जो कि क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए हरिकेन्स कहाँ आते हैं दोस्तों? हरिकेन्स नॉर्थ अमेरिका में आते हैं। हरिकेन्स कहाँ आते हैं? नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पर आते हैं हरिकेन्स। जब हम लोग टाइफून की बात करेंगे, तो ये जो जापान चाइना का जो इलाका है, यहां पर आते हैं टाइफून्स। और जितने भी साइक्लोन्स मिलेंगे आपको, ये ट्रॉपिकल रीजन, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था, ये 0 डिग्री जा रहा है, देखिए ये 0 डिग्री है, ये जो है ये लाइन 0 डिग्री जा रही है, तो इससे ये 8 डिग्री ये कहीं इधर ऊपर हुआ। तो इस जगह जो साइक्लोन बनते हैं ट्रॉपिकल होते हैं। और सबसे खास बात,
जितनी ज्यादा दूरी पर, मान लीजिए ट्रॉपिकल साइक्लोन को यहां पर बना है, राइट, ट्रॉपिकल साइक्लोन को यहां बना है, तो ये दूरी जितनी ज्यादा होती है उतना ही ताकतवर साइक्लोन होता है। तो यहां पर हमारा जो 20 वर्षों में सबसे ज्यादा ताकतवर तूफान इसे माना जा रहा है, राइट, इन दी वेस्टर्न कोस्ट। तो चलिए आगे कुछ और देख लेते हैं। हरिकेन्स आपको क्लियर हो गया होगा, टाइफून आपको क्लियर हो गए होंगे, और कुछ इस तरह का बनता है, और यहां पर बीच में आई ऑफ द साइक्लोन होती है, आई ऑफ द साइक्लोन। और ये आई ऑफ द जो साइक्लोन है, आई ऑफ द साइक्लोन, ये लो प्रेशर बेल्ट होता है और चारों तरफ हाई प्रेशर होता है, और इसीलिए जो है इसके केंद्र की ओर हाई प्रेशर के जो चीजें, हाई प्रेशर गैसेज हैं, वो इधर आना चाहती हैं। और इसके साथ में ये लैंड धरातल पर क्यों आता है? क्योंकि वहां पर हीट ज्यादा है और वहां पर लो प्रेशर बेल्ट है, तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते, राइट। तो ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। और जो ये हमारे को निवार साइक्लोन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग मेनली तो आज बात करने वाले हैं ताउते के बारे में, ठीक है। तो निवार साइक्लोन पर ये क्वेश्चन तो कभी भी आ सकता है। तो हमारे जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेटिंग इन बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन सी, ये नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन में ये कुछ देश हैं जो नामकरण करते हैं: बांग्लादेश, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यमन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया। तो ये कुल मिला के 13 देश हैं, 13 कंट्रीज, और ये ऑलरेडी एडवांस में 13 अलग अलग नाम दे चुके हैं, है ना, ठीक है। अब आपके लिए एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि नामकरण की शुरुआत जो इस प्रकार के साइक्लोन को, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं जो इस रीजन में है, पर्टिकुलर इंडिया के इस बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी एंड नॉर्दर्न इंडियन ओशन, इस रीजन में जो साइक्लोन्स आ रहे हैं उनको 13 देश ये नाम देते हैं। नामों को दोहराया नहीं गया, लेकिन आजकल है ना नामों को रिपीट करने की बात आ गई, एक नया परिवर्तन हुआ है यहाँ पर। ऐसा नहीं है हर बार 13 नाम देने के बाद नए नाम की जरूरत है, फिर से नाम को रिपीट कर दिया जाए, क्योंकि मतलब कई सालों बाद वो नाम रिपीट होंगे। तो WMO के दिशा निर्देश के बाद में IMD है ना, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, आपको मुझे इसका हेडक्वार्टर बताना है, और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसका भी मुख्यालय बताना है। भारत का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मौसम विभाग, आज की तारीख में बहुत एडवांस सिस्टम रखता है, दुनिया के सबसे एडवांस सिस्टम्स में से एक है, और हम लोग बहुत पहले से साइक्लोन्स इत्यादि को प्रिडिक्ट कर देते हैं। तो कुल 13 देश, कंट्रीज नाम देते हैं, और 169 टोटल नेम्स की लिस्ट है। मैं आपको ये बता देता हूं, देख लीजिए। आपको म्यांमार पे गए, ताउते, ये आपको दिख गया है ना, ये समय समय पर अलग अलग नाम देता रहता है। ईरान, अभी हाल ही में ईरान ने निवार, बुरेवी, ये, तो ये 13 देश हैं कुल, बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, और ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को नाम देते हैं। और अलग अलग नामों की लिस्ट देखिए 1 2 3 4 से 13 तक है। तो देखिए निसर्ग जो नाम है वो बांग्लादेश ने दिया है ना। एक हुदहुद भी था, और वो नहीं दिया है यहाँ पे। हुदहुद एक पक्षी का नाम था, हुदहुद भी नाम दिया था ओमान के द्वारा। तो इस प्रकार से देखिए भारत के कुछ नाम को देख लेते हैं। भारत क्या क्या नाम देता है: गति, तेज, मुरासू, आग, व्योम, झार, प्रभाहो, नीर, प्रभंजन, घूर्णी, अंबुद, नीरद, जलद, जो आप है ना, जल्दी, वेग, हम लोग अंबुद, नीरद, वारिद, मेघ के लिए बोलते हैं ना। तो इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार के भारत के नाम देख लीजिए आप: गति, तेज, मुरासू, आग, व्योम, झार, प्रबाहो, नीर, प्रभंजन, घूर्णी, अंबुद, जल्दी, वेगा। तो RMSC के द्वारा नई दिल्ली में ट्रॉपिकल साइक्लोन सेंटर उन उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के नाम देने के लिए जिम्मेदार है। तो ये आपको एक पॉइंट याद रखना है,
RSMC के द्वारा ये दिया जाता है। और व्हाट इज RSMC? RSMC क्या है? रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च बॉडी है और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर आता है ये। तो रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो ये आपको याद रखना है। RSMC के द्वारा ये 13 नाम सुझाए गए जो भारत ने दिए, राइट। रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन। इज इट क्लियर? तो यहां तक आपको बहुत सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो निसर्ग जो है बांग्लादेश ने सुझाया था। आपसे ये नाम कई बार लिस्ट पूछी जाती है। अम्फान ये थाईलैंड ने सुझाया है, राइट। और पाबुक ये नाम भी याद रखना। पाबुक का मतलब क्या होता है? बड़े मीठे पानी की जो मछली होती है, पाबुक। और ये लाओस के द्वारा। आपको याद आ रहा होगा फौनी, ये बांग्लादेश के द्वारा। फौनी जो सांप की जो फन होता है उस पर आधारित होती है फौनी, राइट। और वायु ये भारत ने सुझाया। तो अलग अलग इस प्रकार के तूफान आए हैं। देखिए हिक्का मालदीव ने। दोस्तों आपको पता होगा हुदहुद के ऊपर यूपीएससी प्रश्न पूछ भी चुका है, राइट। तो क्यार म्यांमार के द्वारा, महा ओमान के द्वारा, और बुलबुल ये पाकिस्तान के द्वारा दिया गया। और इस प्रकार से एनडीआरएफ की जो टीम है वो अपना काम करती है। 13 से 14 टीम लग चुकी हैं। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स है ना। और एनडीआरएफ की देखिए उत्पत्ति 2005 में, ये अपने एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, इसके तहत 2001 के भूकंप और 2004 की सुनामी जैसी आपदाओं के दौरान आपदा प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही निर्धारित करने की दिशा में एक आवश्यक कदम था। आपको याद आ रहा होगा 2001 में ही अर्थक्वेक आया था गुजरात में और उसके बाद सुनामी भी आई। तो इसलिए हमने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 लेकर आए, राइट। ठीक है, तो ये जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये बॉडी किसके द्वारा चेयर्ड की जाती है? बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ठीक है, ये सभी बातें इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अब हम लोग एक बार फिर से अपने कंटेंट की ओर आते हैं, जो जहां पर हमें सीवियर साइक्लोन के बारे में पढ़ना है। अलग अलग प्रकार के साइक्लोन्स हमने देख लिए हैं। आई थिंक आपको सारी पिक्चर एकदम क्लियर हो गई होगी। तो एक बार फिर हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं रिलेटेड टू दी ताउते पर हम लोग बात करने वाले हैं, राइट। चलिए, तो ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया आपको, है ना। अब देखिए ताउते जो है एक्सपेक्टेड है दैट कि भाई ये 160 किलोमीटर पर आवर की गति से, जब 160 किलोमीटर पर आवर है तो ये किस प्रकार का हो जाएगा? वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, है ना। और यहां पर द विंड स्पीड ऑफ द साइक्लोन आर इंक्रीज बाय 5% एज वर्ल्ड वार्म्स बाय 2 डिग्री सेल्सियस। और अभी प्रेडिक्ट किया गया है इस प्रकार का डेटा कि भाई ये इस तरह के साइक्लोन बहुत तेज हो जाएंगे, क्योंकि आने वाले सालों में गर्मी बहुत तेज बढ़ने वाली है। तो हम लोग तो आज को देख रहे हैं, आने वाले सालों में जब हीट बहुत बढ़ जाएगी और कोस्टल लैंड और इंटीरियर पार्ट, जहां पर हम लोग बोलते हैं पेनिनसुला इंडिया, वहां पर जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा, तो आप सोचिए आने वाले समय में इनकी इंटेंसिटी कितनी तेजी से बढ़ चुकी होगी। तो ताउते आपको रैपिड इंटेंसिफिकेशन इज एक्सपेक्टेड, बहुत तेजी से इंटेंसिफाई होगा, क्योंकि डिस्टेंस गुजरात की बहुत ज्यादा है, राइट। ये सारी बातें मैं आपको कवर कर चुका हूं। तो ऐसा क्या कारण है कि ताउते बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया? एक तो हाई ट्रॉपिकल साइक्लोन हीट पोटेंशियल, एक तो गर्मी के दिनों में, भयंकर गर्मी के दिनों में आया है। फिर मेडेन जूलियन ऑसिलेशन इंडेक्स, एक डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा हो गई है दोस्तों, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई है। यहां से उठा और ये गुजरात तक जाएगा, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना। और गुड पोलवर्ड आउटफ्लो, तो ये कुछ। और फेवरेबल हाई सी टेम्परेचर, फेवरेबल हाई सी टेम्परेचर क्या? वही जो मैंने बोला आपको 28 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड, और 60 मीटर
जो पार्ट है समुद्र का उसमें। तो इस प्रकार से ये लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो आईएमडी ने ताउते के लिए सारे प्रयास कर रहे हैं। हमारी एनडीआरएफ लग चुकी है ना। तो एनडीआरएफ पूरी तरह से तैनात हो गई है। कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, हमने हरिकेन, टाइफून, इन सबको एक कंपैरिजन के तौर पे देख लिया है ना। और साइक्लोन, देखिए साइक्लोन किस प्रकार बनता है ये भी देख लीजिए एक बार, किस प्रकार से दिखाई देता है। तो यहां पर देखिए ट्रोपोस्फियर, यहां पर क्या होता है देखिए, दिस इज द आई ऑफ द साइक्लोन। और टेम्परेचर सिचुएशन हमने समुद्र में पहले ही डिक्लेयर कर दी थी, क्योंकि यहां पर क्या होता है, क्योंकि हीट ज्यादा होने की वजह से यहां पर पूरा लो प्रेशर हो जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। क्यों? क्योंकि समुद्र में 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना भी अपने आप में बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो टेम्परेचर है इसके कारण इसके ऊपर वाली वायु बहुत ज्यादा हल्की हो जाती है और ये धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है और ये ऊपर उठ गई, तो सबसिडिंग वार्म एयर। अब आसपास की जो ठंडी एयर है वो इसके केंद्र की ओर आना चाहेगी। एक ये मान लीजिए पॉइंट है, तो इसके केंद्र की ओर ये वाली वायु ऐसे इसके केंद्र की ओर इस तरह से केंद्र की ओर आएगी और इस प्रकार से एक साइक्लोन का निर्माण होता है। और ये घूमता हुआ, और हमेशा याद रखना ये एंटी साइक्लोन भी होते हैं। साइक्लोन और एंटी साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में, दोनों में जो डायरेक्शन है आप देख लीजिए, यहां पर ये एंटी साइक्लोन बन रहा है और इसी कारण से क्या है, ये सीधा कोस्ट की ओर आ जाएगा, कोस्टल एरिया की ओर, क्योंकि यहां पर हीट ज्यादा है। आई थिंक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। तो ये देख लीजिए, दिस इज ऑल द रीजन बिहाइंड इट। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन वही 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल क्या होता है भाई, देखिए हमारी जो पृथ्वी है ना वो लगातार कैसे घूम रही है दोस्तों, हमेशा वेस्ट से ईस्ट में घूम रही है। हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। अब देखिए यदि ऐसा घूम रही है तो मान लीजिए कोई हवा, कोई एयर यहां से चलेगी, तो कोई एयर यहां से चलेगी तो ये इसके साथ यदि लैंड के पास में है तो ये यहां से ऐसे चली तो ये वाला हिस्सा तो आगे चला जाएगा कुछ घंटे के बाद। मान लीजिए ये कोई चीज घूम रही है ना। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, एक बहुत बेहतरीन सा एग्जांपल बताते हैं। यदि कोई भी चीज कोई सर्कल हो, चलो यहीं पर ही समझा देता हूं। मान लीजिए यहां से मैंने कोई पत्थर फेंका है ना, पोल से इतना दूर नहीं जा सकता। हम एक मान लीजिए हमने मिसाइल लॉन्च की और पोल से, तो ये मिसाइल ऐसे जा रही है लेकिन अर्थ तो अपना रोटेशन कर रही है, इसलिए अर्थ तो आगे बढ़ गई। तो ये कोरियोलिस बल है, इस तरह से कोरियोलिस बल यहां पर ये, और ये इमेजिनरी फोर्स होता है। तो ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, ड्यू टू सरफेस टेम्परेचर ऑफ द ओशन, जो कि 60-60 मीटर की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। So the tropical cyclone are violent storm that originate over the ocean in the tropical areas, and tropical cyclone are one of the most devastating natural calamity. Calamity का मतलब क्या होता है, तबाही लाने वाले। Calamity का मतलब तबाही। Small variation in vertical wind temperature, wind speed, small variation, जो vertical ऊपर जो जा रही है उसमें कुछ वेरिएशन हो और वो एक तरफ गति पकड़ ले, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं, कारण होते हैं प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया। कहां पर, जहां पर साइक्लोन की आई है, लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन, और वहां पर घूमना स्टार्ट हो जाइए। अपर डाइवर्जन अबाउ द, और अपर डाइवर्जन, डाइवर्जन का मतलब क्या है, ये डाइवर्ट हो रहा है, डाइवर्जन, अपर डाइवर्जन। और यहां पर क्या होगा, ये ठीक है, आसपास की जो हाई डेंसिटी वाली एयर है वो चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर देगी। तो नामकरण को मैंने आपको बता दिया कैसे नामकरण होता है। 13 देश हैं, ये अपना नामकरण करते हैं। ताउते नाम म्यांमार ने दिया है, निवार नाम, है ना, ठीक है, निवार नाम किसने दिया है, ईरान ने दिया है, ठीक है। हुदहुद नाम दिया था ओमान ने, है ना। इस तरह के फोनी नाम, ठीक है, तो ये बांग्लादेश। तो इस प्रकार से आजकल हमारा जो आईएमडी है बहुत क्विक है। आपको एक चीज और मैं बता दूं कि जो भारत के मिहिर और प्रत्युष, आपने ये नाम जरूर सुने होंगे, एक मिनट, मिहिर और प्रत्युष भारत के दूसरा सबसे तेज चलने वाला और तीसरा सबसे तेज चलने वाले सुपर कंप्यूटर हैं, और ये
हमें मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में प्रेडिक्शन, कैलकुलेशन, इमेज प्रोसेसिंग करने में मदद करते हैं, मिहिर और प्रत्युष। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक और कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर बनाया गया सीडेक के द्वारा, दैट इज डिफरेंट। सीडेक क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सीडेक के द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सुपर कंप्यूटर बनाया गया, तो वो भारत का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर है। आपको एक और नाम बताना है कि दुनिया का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? दैट इज रिलेटेड टू जापान, है ना। कैन यू नेम दिस सुपर कंप्यूटर? मैं आपको बता भी देता हूं, एफ से नाम स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए बताइए। तो इस प्रकार से रडार, हमने अलग अलग प्रकार के डॉपलर मौसम रडार, स्वचालित मौसम केंद्र, स्वचालित रेंज गेज स्टेशन, इनसेट उपग्रहों का प्रयोग करके हम लोगों ने साइक्लोन की आजकल सटीकता 5 से 6 दिन पहले ही पता चल जाता है, और इतनी देर में हम लोग पूरा अरेंजमेंट कर लेते हैं, एनडीआरएफ पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है ना। तो इस प्रकार के हमने रिसर्च प्रयोगशालाएं, तो भारत इसमें बहुत एडवांस है। इवन पूरा का पूरा जो साउथ एशिया है, उन देशों को भी भारत पहले से चेतावनी देकर आगाह कर देता है, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको ये बात बताई दी थी, RSMC के द्वारा नाम दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ओशन सेट, अभी हाल ही में आपको पता होगा भारत ने ओशन सेट नाम का भी एक सैटेलाइट भेजा था, है ना, ओशंस के अध्ययन के लिए। आपदा कार्य के लिए मैंने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, और ये क्यों बनाया गया था मैंने आपको बता ही दिया है ना। अर्थक्वेक और सुनामी के बाद हमें आवश्यकता महसूस हुई, और प्रधानमंत्री इसकी जो है अध्यक्षता करते हैं। तो IMD का मुख्यालय जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मुख्यालय न्यू दिल्ली में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसका मुख्यालय लोकेटेड है स्विट्जरलैंड में। तो एक और बात यह है कि IMD किस मंत्रालय के अंडर में आते हैं, यह प्रश्न आपसे एक पूछा जा सकता है। पृथ्वी मंत्रालय, अर्थ साइंस जो मिनिस्ट्री है, एंड दैट इज बिलोंग टू डॉक्टर हर्षवर्धन करंट मिनिस्टर है इसके। इसका एक चक्रवात चेतावनी प्रभाग भी है डेडिकेटेड। हमारा ये एक साइक्लोन वार्निंग डिवीजन भी है जो साइक्लोन के संदर्भ में अध्ययन करता है। IMD विश्व मौसम विज्ञान संगठन के 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम केंद्रों में से एक है। तो भारत का ये जो IMD है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, है ना, जिसे इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो सॉरी मैं एक चीज बताना भूल गया, IMO इंटरनेशनल मेट्रोलॉजी, अंतरराष्ट्रीय मौसम संगठन, इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड, राइट। तो आई थिंक आपको ये सारी बातें एकदम क्लियर हुई होंगी, किस प्रकार से साइक्लोन बनते हैं, क्या कारण होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, और इस बार का ये साइक्लोन 20 वर्षों का सबसे ताकतवर क्यों होने वाला है। देखिए, एक आध कोई ऐसा आर्टिकल होना भी चाहिए जो हमें इन डेप्थ 360 डिग्री एनालिसिस हो। तो हम लोग कुछ आर्टिकल्स को ब्रीफ में डिस्कस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करेंगे हमेशा। सो DRDO ने एंटी कोविड दवा 2DG, हमने प्रीवियस दिन में पढ़ा भी था और इसकी फुल फॉर्म भी बताई थी मैंने, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। डॉक्टर अनंत कुमार जो कि गोरखपुर से संबंधित हैं, उन्होंने ये DRDO के साइंटिस्ट हैं और उन्होंने DRDO में जो है डेवलप किया। तो अब इसका पहला बैच जारी कर दिया गया, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में कोविड-19 के इलाज के लिए एक ओरल ड्रग जो कि 2DG है, इसको अलाउ परमिशन दे दिया। DRDO ने बनाई थी, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के सहयोग से इसे विकसित किया गया था, और यही दवा कैंसर के पेशेंट के लिए भी, 2DG कैंसर के पेशेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2DG के बारे में बात करते हैं कि यह दवा अस्पताल में भर्ती मरीजों की तेजी से रिकवरी, क्विक रिकवरी सुनिश्चित करती है। ऑक्सीजन पर जो निर्भरता है, ये सप्लीमेंट ऑक्सीजन डिपेंडेंस को कम करती है, मतलब जो ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता है एक लेवल तक ये ऑटोमेटिकली मेंटेन कर लेगी। संक्रमित कोशिकाओं में जमा हो जाती है और वायरल संश्लेषण को रोकती है। तो ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, है ना। तो आपसे ये प्रश्न डेप्थ में पूछा जा सकता है,
डीआरडीओ की किस प्रयोगशाला, क्योंकि डीआरडीओ की तो अराउंड 50 प्लस लेबोरेटरीज हैं, तो उनमें से इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस के द्वारा विकसित किया गया है। कोविड मरीजों के लिए डीजीसीआई मतलब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसे इमरजेंसी प्रयोग के लिए अलाउ कर दिया है। 2DG एक जेनरिक मॉलिक्यूल है और ये भारत में आसानी से मिल जाता है। वैसे मैं बता दूं, एक दवा की कीमत भी 500 से 600 रुपए है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि यदि ये दवा लार्ज स्केल पे बनेगी तो इसका कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा। लेकिन ये अपने आप में देखिए कैंसर की कोशिकाओं के लिए एक अच्छे जेनेटिक मार्कर के रूप में काम करता है। देखिए एनवायरमेंट इकोलॉजी के ऊपर एक क्वेश्चन आपको आ रहा है। तो हमने साइक्लोन की बात करी, तो दैट इज समथिंग रिलेटेड टू जियोग्राफी एज वेल एज स्लाइड पॉइंट्स आर रिलेटेड टू साइंस। उसके बाद हमने 2DG मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की मेडिसिन के क्षेत्र में। अब हम लोग एनवायरमेंट इकोलॉजी की बात कर रहे हैं, माइक्रो प्लास्टिक्स। आपको पता होगा प्लास्टिक की बोतल्स में हम जो पानी पीते हैं उसमें बहुत पतले, बहुत ही माइक्रोन लेवल के 10⁻⁻6 मीटर ये होता है माइक्रो, 10⁻⁻6 मीटर ये होता है माइक्रो। इस रेंज के प्लास्टिक होते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, माइक्रो प्लास्टिक मेजर्स लेस देन 0.2 इंचेस मतलब 5 mm लॉन्ग हो मिलीमीटर, तो ये माइक्रो प्लास्टिक कहला रहे हैं। और आने वाले समय में जो हम लोग जो जितने भी कॉस्मेटिक्स का प्रयोग करते हैं, हम लोग जो फेशियल वगैरह का यूज करते हैं कॉस्मेटिक्स वगैरह में, उन सभी में माइक्रो प्लास्टिक होता है। और इसका हमारे जो ओशियन की बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, उस पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। अ न्यू स्टडी हैज रिवील्ड दैट मिलियंस ऑफ माइक्रोप्लास्टिक आर swirling अराउंड द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। मिलियंस ऑफ माइक्रोप्लास्टिक घूम रहे हैं विद, है ना, बिगेस्ट रोड्स में जो बनता है माइक्रोप्लास्टिक, जब वर्षा आएगी तो वो बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है। तो ये पॉइंट आपको एक पॉइंट याद रखना है कि फ्रॉम वेयर लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ माइक्रोप्लास्टिक इज कमिंग फ्रॉम रोड्स। Computer modeling show how particle get transported vast distance across the globe and show that the nowhere is safe from the pollution। ये देखिए भारत में का माइक्रोप्लास्टिक कहाँ पैसिफिक ओशन में पहुंच जाता है और कितना क्विकली पहुंच जाता है पता भी नहीं चलता, और ये कंप्यूटर मॉडलिंग के थ्रू पता चला। लाइकली हॉटस्पॉट फॉर द हाईएस्ट लेवल ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स, तो वो कौन है? यूरोप, ईस्टर्न एशिया, मिडिल ईस्ट, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये सबसे ज्यादा फैला रहे हैं। द एनवायरमेंट प्रॉब्लम इज लाइकली टू गेट वर्स एंड कुड हैव सीरियस इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एज वेल। तो अभी तक जो है ना, मैं आपको बताऊं, ह्यूमन हेल्थ पे सीरियस इफेक्ट हो सकता है, लेकिन अभी तक प्रूवन कोई परिणाम नहीं है। लंबे समय से रिसर्च कर रहे हैं कि हम लोग जो प्लास्टिक की बोतल में पानी पी रहे हैं वो भी खतरनाक है, माइक्रो प्लास्टिक है, उसमें माइक्रोवीड्स हैं। तो रोड्स प्रोवाइड मैकेनिकल एनर्जी टू मूव पार्टिकल इनटू एटमॉस्फेयर। अब देखिए आपको पता होगा जो टायर्स होते हैं और रोड होते हैं, जब टायर चलते हैं तो उस केस में क्या होता है, टायर्स जब चलते हैं तो यहां पर माइक्रोप्लास्टिक्स एयर में चले जाते हैं। अदर सोर्सेज इंक्लूड ओशन 11%, एग्रीकल्चर सॉइल डस्ट जो है वो 5%। तो अलग अलग माइक्रोप्लास्टिक्स हैं ये, ठीक है। तो प्लास्टिक पार्टिकल्स कुड रिमेन इन एयर बिटवीन 6.5 डेज तक रह सकते हैं, दिस इज द अपर लिमिट, एंड द एटमॉस्फेयर हैज द पोटेंशियल टू ट्रांसपोर्ट प्लास्टिक टू डिस्पैरेट लोकेशन अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स, बहुत दूर दूर तक ये आसानी से पहुंच जाते हैं। क्रॉस कॉन्टिनेंटल ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो वेरी इजी, विच मीन्स दैट इवन द प्लेस लाइक अंटार्कटिका आर द रिस्क ऑफ पॉल्यूशन हियर। तो ये सभी अभी रिसर्च में आया है। तो माइक्रोप्लास्टिक्स के बारे में आपको ये सारी बातें जरूर पता होनी चाहिए, है ना। तो आई थिंक बिल्कुल पिक्चर एकदम क्लियर हो रही होगी, सब कुछ क्लियर है। अब देखिए हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले माइस प्लेग। प्लेग आपको पता है सूरत में फैला था। प्लेग को ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। ब्लैक डेथ बहुत ही खतरनाक मृत्यु होती है इसमें, मतलब बहुत ही क्रिटिकल डेथ, बहुत ही खतरनाक मृत्यु मानी जाती है ना, जिसमें आदमी को बचाया भी नहीं जा सकता। और
तड़प के मरने वाली जो चीज है वो। तो माइस प्लेग अभी ऑस्ट्रेलिया में देखा गया है ना, चूहों के कारण होता है। चूहों पर होते हैं फ्लीहा, फ्लिया, पिस्सू है ना, हिंदी में पिस्सू कहते हैं, फ्लीहा। और उनके अंदर जो है इसका जो है इसके अंदर जो है इसका जो एक परजीवी है ना, परजीवी जो इनके ऊपर रहता है, पिस्सू के ऊपर परजीवी ये पाया जाता है, राइट। और पास्चुरेला पेस्टिस, शायद पास्चुरेला पेस्टिस ही है, एक बार मैं कंफर्म भी कर देता हूं, पास्चुरेला पेस्टिस है ना। एंटीजन, इनको क्या बोलेंगे, इस प्रकार की चीजों को क्या बोलते हैं, एंटीजन। देखिए एंटीजन, एंटीजन क्या होता है, कोई भी परजीवी, और एक होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी एंटीजन के खिलाफ हमारे शरीर में बनती है, राइट। तो ये सारी बातें आपको एक पता होनी चाहिए। इज इट क्लियर? यर्नीशिया पेस्टिस है ना, पास्चुरेला पेस्टिस भी बोलते हैं और यर्नीशिया पेस्टिस, दोनों ही सही है। पास्चुरेला, पास्चुरेला पेस्टिस और यर्नीशिया पेस्टिस, तो ये इसके एंटीजन है ना, परजीवी। और ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला। और अभी क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत बम्पर मात्रा में खाद्यान्न उत्पन्न हुए और इसीलिए वहां पर चूहों की संख्या कई कई गुना हो गई। बहुत तेजी से चूहे बढ़ते हैं, उनके लाइफ साइकिल भी बड़ी क्विक होती है, फास्ट होती है। तो ये सारी बातें एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हमें कहीं पर हम लोग हैं तो वहां पर हमें समझना होगा और इस चीज को कैसे टैकल करना है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि इंडिया की जो समस्याएं हैं कल को किसी और देश की समस्याएं भारत में आ सकती है और उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार है। एटलीस्ट हमको इंफॉर्मेशन तो हो कि किस प्रकार से चीजों को टैकल किया जाए। दैट इज वाई इस प्रकार के आर्टिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। So Australian eastern state is being called one of the worst plague in decade. इस पूरे दशक का सबसे worst plague बताया जा रहा है। As a result, rampaging mice, some farmer lost entire grain harvest. पूरी की पूरी फसल चौपट कर गए। Hotel had been closed. Resident of affected area reported mice falling from rooftop causing mice rain. इतने चूहे हो गए कि उनकी छतों से कूद कूद के उनके घरों में आ रहे, इतने चूहे हो गए। Australia has extended a support package of 50 million. And what is the cause behind it? Abundant grain harvest. एक तो बहुत ज़्यादा ग्रेन फूड हुआ, मतलब ग्रेन का मतलब खाद्यान्न फसलें है ना, जैसे ज्वार, बाजरा, गेहूं। शॉर्ट ब्रीडिंग साइकिल होता है चूहों का। पेयर ऑफ ब्रीडिंग माइस कैन गिव बर्थ टू न्यू लिटर। लिटर का मतलब क्या है, बहुत सारे, ढेरों चूहे। लिटर कलेक्टिव नाउन है ना, यदि इंग्लिश की बात करें। every 21 days में। and mice are not very choosy about food rodent। तो यहां पर ये कुछ कारण है। rat and mice can stay in wall, दीवारों में रह सकते हैं, सीलिंग्स में, अंडर कपबोर्ड्स, तो आसानी से यहां पर रह सकते हैं। और ये रोडेंट्स क्यों कहलाते हैं भाई, रोडेंट्स जो होते हैं जिनके आगे के जो दांत है ना वो बहुत बड़े हो, वो रोडेंट्स कहलाते हैं। और इनके दांत है ना पूरी जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं। यदि चूहा कुछ कुतरेगा नहीं तो उसके दांत इतने बड़े हो जाते हैं कि उनके दांत मुड़कर उनके दिमाग के अंदर ही घुस जाते हैं, उनकी मृत्यु भी हो जाती है। और चूहा, देखिए जो चूहा मेहनत नहीं कर रहा है ना उसके दांत बिल्कुल बड़े टेढ़े से हो जाएंगे और वो वैसे ही मर जाएगा क्योंकि वो कुछ खा नहीं पाएगा। इसीलिए चूहे हमेशा कुछ ना कुछ कुतरते रहते हैं, फालतू की चीजें, अनावश्यक चीजें भी कुतरते रहते हैं। दिस इज द रीजन बिकॉज दे आर रोडेंट्स। उनके जो दांत है वो लगातार बढ़ते चले जाते हैं। कभी आप पढ़ना इसके बारे में जरूर। तो कंट्रोल कैसे किया जाएगा, तो सबसे पहली बात जिंक फॉस्फोइड, चूहे को मारने की जो दवा है, इन द माउस बेट टू हेल्प फार्मर टू बैटल हायर देन एवरेज माउस नंबर इन द ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो देखिए rodent can chew through material, ruin supplies, excreting on them, मतलब ये खाएंगे उसी पर, मतलब एक्सक्रीटा अपना निकाल देंगे, है ना। तो इसके कारण टाइफस फीवर, फ्लियाज मैंने आपको बता दिया, पिस्सू जो इनके ऊपर, चूहों के ऊपर जैसे हमारे लीस रहता है जूं, उसी प्रकार से फ्लिया, ठीक है, चूहों पर रहता है और उसमें पाया जाता है यर्नीशिया पेस्टिस या पास्चुरेला पेस्टिस, ठीक है।
So to control the plague, NSW government has now authorized to use outlaw poison called ब्रोमेडिलोन, है ना, ब्रोमेडियोलॉन, ठीक है। तो ये ब्रोमेडियोलॉन भी आपको दो, जिंक फॉस्फाइड इज अ वेरी कॉमन, एंड ब्रोमेडियोलॉन ये भी आपको नाम याद रखना है। अब देखिए पिछले दिनों में हमने क्या देखा, एलिफेंट कैजुअलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिली। एलिफेंट कैजुअलिटी का मतलब क्या है कि एलिफेंट की बहुत ज़्यादा मृत्यु हुई ट्रेन ट्रैक्स के कारण। एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड है ये टॉपिक, और इसके पीछे कारण क्या है तो देखिए आइडेंटिफाइड। सबसे पहले हम लोग एलिफेंट कॉरिडोर कहाँ संभावना हो सकती है। एक तो उत्तराखंड में बहुत हाथी पाए जाते हैं और कुछ उत्तर प्रदेश वाले रीजन में, एक ये सिक्किम और ये जो असम वाला रीजन है, और थोड़ा बहुत हम यूँ कह लीजिए वेस्ट बंगाल, और इधर आसाम वाला रीजन जो है यहाँ पर एलिफेंट पाए जाते हैं। और कर्नाटका में तो बहुत अच्छी संख्या में एलिफेंट पाए जाते हैं, ओडिशा और झारखंड में भी पाए जाते हैं। यहाँ पर मैन वर्सेस एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, मैन वर्सेस वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा, और इसीलिए हाथियों के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाने की बात की गई है। कॉरिडोर का मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए कोई रोड जा रहा है तो इसके ऊपर से हमने एक पुल सा बनाया, मान लीजिए ये एक फॉरेस्ट है, ये एक फॉरेस्ट है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने इसके ऊपर एक ब्रिज बनाया, और ऐसा बनाया कि ऐसा लगना चाहिए कि ये कोई मानवीय बस्ती नहीं है, यहाँ पर पेड़ वगैरह हैं, बिल्कुल ऐसा लगे इस ब्रिज पर कि कोई पूरी तरह से एक फॉरेस्ट ही चल रहा है। तो एलिफेंट आसानी से यहाँ से वहाँ मूव कर जाएंगे, हमारे ट्रैक्स में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, एलिफेंट्स को भी लगेगा वो अपने फॉरेस्ट में ही है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, यहाँ पर अलग अलग एलिफेंट कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है। एलिफेंट के बारे में मैंने आपको अभी हाल ही में बताया था, इलेक्ट्रोलोकेशन से 18 एलिफेंट मारे गए थे, वहां पर भी मैंने आपको बात की थी। सो प्रोजेक्ट एलिफेंट, अच्छा आपसे पूछा जाए प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी? 1992 में, है ना। आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछ लूं ताकि आपको ये भी पता चल जाए। आपसे कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, आप ये पूरी लिस्ट बताएंगे या अपने लेवल पर ढूंढेंगे। प्रोजेक्ट लॉयन, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हंगुल, हंगुल हिरन जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं, प्रोजेक्ट टॉर्टोइज, है ना, प्रोजेक्ट राइनोसोर्स, ये सभी प्रोजेक्ट्स चलाए थे। जैसे राइनोसोर्स का एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक का बता रहा हूँ 1987। तो सभी के प्रोजेक्ट अलग अलग समय में स्टार्ट हुए, और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने बताया है अकॉर्डिंग टू दी प्रोजेक्ट एलिफेंट डिवीजन 186 एलिफेंट वर किल्ड एंड बीइंग हिट बाय ट्रेन्स अक्रॉस इंडिया बिटवीन 2009-10 टू 2020-21। और आपको मैंने ये बात बताई थी कि अकॉर्डिंग टू दी रेड डेटा बुक, दो प्रकार के एलिफेंट्स होते हैं, वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर। दीज टू टाइप्स ऑफ एलिफेंट, वन इज एशियाटिक एंड अनदर इज अफ्रीकन। एशियाटिक आर 3 टाइप्स, राइट। और एलिफेंट्स जो हैं ये एंडेंजर्ड स्पीसीज में आती है रेड डेटा बुक की, ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके थे। सो आसाम में 62 सबसे ज्यादा देखिए आसाम में हिट हुआ है, वेस्ट बंगाल और ओडिशा। तो इसके लिए है ना हमें कुछ मेजर्स लेने होंगे। अ परमानेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड एंड द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री टू प्रिवेंटिंग एन एलिफेंट डेथ, है ना। आपको पता होना चाहिए कि एक मैं डायग्राम बताता हूँ, यदि आगे है तो, शायद नहीं दिया है, यहाँ है, नहीं है, माइक, हाँ, MIKE, आपको इस पर रिसर्च करना है। माइक, है ना, इंटरनेशनल संस्था है एलिफेंट्स को बचाने के लिए, तो आपको फुल फॉर्म और इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, राइट। माइक क्या है? एलिफेंट से रिलेटेड, एलिफेंट्स को बचाने के लिए। तो परमानेंट कोऑर्डिनेशन बोर्ड बनाया गया, मिनिस्ट्री क्लियर्ड वेजिटेशन अलोंग रेलवे ट्रैक्स टू इनेबल क्लियर व्यू फॉर द लोको। देखिए वेजिटेशन या कोई खाद्य चीज़ें हैं ज़्यादा हैवी ट्री वगैरह हैं, तो इस कारण से लोको पायलट को दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मॉडरेटिंग स्लोप एंड एलिवेशन सेक्शन, तो वहाँ पर भी प्रॉपर दिख जाए। ट्रेन स्पीड फ्रॉम सनसेट टू सनशाइन इन वल्नरेबल स्ट्रेच, तो चूंकि क्या होता है एलिफेंट हमेशा मॉर्निंग या इवनिंग में मूव करेगा, वहाँ पर विशेष ध्यान दे दिया जाए। एलिफेंट कॉरिडोर्स बनाए जाए डेडिकेटेड। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री रिलीज फंड टू प्रोटेक्ट एलिफेंट फ्रॉम
फॉर द एलिफेंट रेंज स्टेट्स अंडर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो इस प्रकार से बहुत सारी योजनाएं तैयार की जा रही हैं। अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना। इसमें देखिए क्या हुआ, मैं आपको सबसे पहले तो एक अच्छा चित्र दिखाता हूं। यहां पर देखिए सरकार ने ये निकाला कि एक तो 11th प्लान पीरियड में, मतलब 11th प्लान जो था नवंबर 2008 में, 11वां जो 5 ईयर प्लान है, वहां पर प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना निकाली गई और इसके तहत 3000 स्टोर्स बन चुके थे 2017 में। ऐसा बोला गया कि 2.5 लाख की लिमिट पर कोई व्यक्ति पैसा लगाकर एक, मान लीजिए कोई जनौषधि योजना, जनौषधि सेंटर खोलता है तो उसको पर मंथ लगभग 10,000 का प्रॉफिट इनकम हो जाएगा, और 2.5 लाख तक नॉर्थ ईस्ट में है तो 15,000 का इनकम होगा। मतलब कोई एक आम आदमी के लिए परियोजना निकाली कि वो औषधियां बेच सके ताकि आजीविका भी हो सके। देखिए आम के आम गुठलियों के दाम, कैसे भाई, एक तो रोजगार मिल गया और दूसरा क्या है, कोर एरियाज में इस प्रकार के यदि औषधि सेंटर होंगे तो रोगों से लड़ने और लोगों को बचाने में मदद मिलेगी। तो इस प्रकार से लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है, सभी डिस्ट्रिक्ट में है और 1000 से ज्यादा मेडिकल प्रोडक्ट, सर्जरिकल इक्विपमेंट्स वगैरह सब यहां पर होते हैं, है ना, कंज्यूमेबल, स्टेंट, रिप्लेसमेंट्स वाली दवाएं और ये सभी यहां पर अवेलेबल हैं। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जैसा कि मैंने बताया, रोज हम लोग, जैसे हमने नेशनल बैम्बू मिशन देखा है ना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देखा जिसमें 6,000 रुपए मिल रहे हैं, तो इसी प्रकार की ये ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया, तो ये अंडर द एजिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, तो ये इस प्रकार की एक योजना चलाई गई और आप देखिए पिछले दिनों में कितनी तेजी से ग्रोथ किया है इसने। 2012 में देखिए 149 जन औषधि स्टोर थे केवल, उसके बाद 2014 में अबाउट 200 मेडिसिन, 2016 में देखिए 437 स्टोर्स और 2018 में देखिए 3,214। तो इस प्रकार से 154 सर्जिकल एंड कंज्यूमेबल, 700 से ज़्यादा मेडिसिन और 33 सभी राज्यों में ये पाए गए। तो वहाँ के लोगों को नौकरी रोजगार भी मिला और साथ ही साथ में लोगों की जो एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भारत डेवलप कर सके। तो इस प्रकार की योजना है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, ब्यूरो ऑफ, ये सब पॉइंट याद रखना प्रीलिम्स के लिए, और ये सब पीआईबी के आर्टिकल्स हैं दोस्तों, पीआईबी, है ना। सो ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू एंड ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया बीपीपीआई एंड अदर स्टेक होल्डर कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट द सेकेंड वेव ऑफ कोविड पेंडेमिक। अब देखिए इस प्रकार के एडवांस में इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे तो गांव-गांव तक, एक कोर सेक्टर्स तक भी वहां पर सुविधा हो सकेगी जन औषधि की। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना 2008 में कैंपेन को लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये पॉइंट आपको एक याद रखना है, अभी रिकॉर्ड हाइक पर चले गई है, कोविड-19 में ये बहुत मदद कर रहा है। इस प्रकार का ये जो जन औषधि परियोजना सेंटर्स हैं। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी ऑफ द स्कीम इज ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया, बीपीपीआई इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर में आती है। ये सारी बातें पुअर एंड डिसएडवांटेज्ड लोगों को भी अफोर्डेबल प्राइस में, कम से कम प्राइस में क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन्स मिल पाएंगी। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये एक योजना है, स्कीम है। और यहाँ पर देख लीजिए ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया बीपीपीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, है ना। चलिए, इट क्रिएट्स अवेयरनेस, ये अवेयरनेस जनरेट करेगा अबाउट जेनरिक मेडिसिन थ्रू एजुकेशन एंड पब्लिसिटी सो दैट क्वालिटी इज नॉट सिनोनिम्स विद ओनली हाई प्राइस। ऐसा ना हो कि जो क्वालिटी मेडिसिन है वो केवल एक पर्यायवाची बन के रह जाए ज़्यादा पैसों का, मतलब हाई प्राइस का। आपको इसी के लिए राजस्थान के अंदर भी जो है ना फ्री मेडिकल सुविधा है। कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल जाता है तो उसे दवाइयों का पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं है।
राजस्थान में भी इस प्रकार की स्कीम है। तो द स्कीम प्रोडक्ट बास्केट हैज बीन एक्सपेंडेड टू कवर 650 मेडिसिन एंड 150 सर्जरिकल। तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको और ज़्यादा एक्सटेंड किया है, अलग अलग प्रकार के ड्रग्स यहाँ पर ऐड किए गए हैं। पीएम प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जो है, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम 50% ऑफ एवरेज प्राइस ऑफ द टॉप 3 ब्रांडेड मेडिसिन। तो यहाँ पर 50% तक, मतलब बहुत ही ज़्यादा गिरावट के साथ हमें प्राइस के साथ हम चीज़ें परचेस कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये सारी बातें एकदम क्लियर हैं। तो हम लोग एक अगला पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में गैस शॉर्टेज देखी जा रही है और इसके पीछे रीजन क्या है। सो गैसोलीन एक प्रकार का पेट्रोलियम और यही होता है, पेट्रोल प्रोडक्ट है। शॉर्टेज इन यूएस ईस्ट कोस्ट रिसेंटली बिगेन टू ईज सिंस कॉलोनियल पाइपलाइन साइबर अटैक। आपको पता होगा इमरजेंसी डिक्लेयर की थी और रशियन जो हैकर्स हैं उनके कॉलोनियल पाइपलाइन, आपको पता होगा, हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो आपको पता होगा जो इंग्लैंड में 13 कॉलोनीज, आपको पता होगा कि यूएसए का निर्माण कैसे हुआ है, कैसे बना है। इंग्लैंड के जो 13 अलग अलग राज्य थे उन्होंने कोलैबोरेट करके एक यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी, है ना। आपको ये बात जरूर याद आ रहा होगा। तो यहां पर ये कॉलोनियल पाइपलाइन शटडाउन हो गई, किसके द्वारा? हैकर्स के द्वारा। इट वॉज मोस्ट डिसरप्टिव साइबर अटैक ऑन रिकॉर्ड। और ये पूरी जो मैं आपके लिए मैप नहीं लेकर आ पाया, वरना ये जो आपको जरूर, यदि मैं अमेरिका की बात करूं, एक बार छोटा सा मैप बना देता हूं, क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए ये कुछ इस तरह का अमेरिका है, ये इस तरह का कुछ अमेरिका है ना, ऐसा, और यहाँ पर मिसिसिपी सुपीरियर लेक वगैरह है, और यहाँ पर न्यूयॉर्क वगैरह। तो ये वाला जो रीजन था ना, ये 13 कॉलोनीज थी अलग अलग, इन्हीं ने मिलकर, और यहाँ पर ये कॉलोनियल पाइपलाइन, इसके ऊपर साइबर अटैक हुआ है यूएसए में। आपको पता होगा यूएसए के ऊपर कनाडा है और नीचे मैक्सिको है। तो यहां पर यूएस गैस शॉर्टेज, और इसके कारण एक बहुत बड़ा असर आ सकता है यूएस में। देयर आर 121 स्टोर्स इन यूएस दैट सेल 5300 गैलन ऑफ gasoline per day. They accounted of 80% of fuel sale. The demand in these store increased 2 to 5 times. तो अभी ये बढ़ गई है, क्यों? क्योंकि साइबर अटैक हो गया। तो यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े टैंक्स का, बड़े बड़े जो है, यूं कह लीजिए कि जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो ट्रक्स होते हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सो नेशनल एवरेज प्राइस ऑफ 1 गैलन ऑफ गैसोलिन इंक्रीज 3 USD, और प्राइस भी बढ़ गया है। 75% ऑफ गैस स्टेशन इन वॉशिंगटन DC वर विदाउट फ्यूल आफ्टर साइबर अटैक। देखिए, सब कुछ आजकल क्या है, पूरी तरह से हम देख रहे हैं, हमने टेक्नोलॉजी को जितना विकसित किया है, सब कुछ चीज आजकल हम लोग इंटरनेट पर चले गए हैं। साइबर अटैक हो गया तो फ्यूल की जो सप्लाई है, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑटोमेशन पे काम करता है, ऑटोमेशन, सब कुछ स्वचालित है, तो साइबर अटैक हो जाने के बाद में फ्यूल बिल्कुल नहीं है। देखिए, वॉशिंगटन DC विच इज द कैपिटल, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया का ये एक शहर है जो कि कैपिटल है। आपको मैंने अभी एक डायग्राम जो बताया उसमें ये भी बता दूं मैं, और डायग्राम हटा दिया शायद, ओके। सो यदि मैं अमेरिका की एक बार फिर से बात करूं, तो एक बार फिर से डायग्राम देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर अमेरिका कुछ ऐसा है, और ये झीलें वगैरह हैं, और ये कुछ है ना, ये यहाँ पर नीचे, और ये नीचे, इस तरह से कुछ अमेरिका है। तो ये कॉलोनियल, ये साइबर अटैक यहाँ पर हुआ है, राइट, ठीक है, कॉलोनियल पाइपलाइन, और वॉशिंगटन DC यहाँ पर है। और आपको पता होना चाहिए जो कोलंबिया नाम का जो राज्य है वो यहाँ पर है, और सॉरी माफी चाहता हूँ, ये है कोलंबिया, ये है वॉशिंगटन DC, ये है, और ये जो वॉशिंगटन हम लोग DC लिखते हैं, ये कोलंबिया राज्य के अंदर। और इनका, अमेरिका के टोटल राज्य कितने? 50, उनमें से एक वॉशिंगटन स्टेट भी है, ये वॉशिंगटन स्टेट है। और मैंने आपको हाल ही में, ये वॉशिंगटन स्टेट है, और ये जो वॉशिंगटन DC कैपिटल है ये कोलंबिया स्टेट में, और टोटल राज्य कितने अमेरिका में? 50,
है ना। आप लोग पॉलिटी भी पढ़ेंगे, पॉलिटी में भी हम लोग कनेक्ट करते हैं कि किस प्रकार से भारत में इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट हैं जबकि यहाँ पर डिस्ट्रक्टेबल स्टेट हैं। कभी भी कोई भी राज्य अमेरिका से अलग हो सकता है, वो स्वतंत्र है इस मामले में। तो वॉशिंगटन नाम का राज्य यहाँ है, और मैंने आपको बताया था यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन ने ये रिपोर्ट निकाली थी कि भारत में कहीं 2,30,000 लोगों की मृत्यु नहीं हुई है, लगभग कोविड-19 से 7 लाख से ऊपर लोगों की मृत्यु हुई है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन ने ही रिसर्च किया था। ठीक है, तो आई थिंक आपको चीजें कनेक्ट हो रही होंगी। तो गैसोलिन, कॉलोनियल पाइपलाइन, साइबर अटैक क्या है, क्यों ऑटोमेशन भी एक बड़ा नुकसान का सौदा हो सकता है। आने वाले समय में इसके लिए सबसे बड़ा सॉल्यूशन होगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, प्रोसेसिंग वगैरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से हो ताकि हैक ना हो। आने वाले समय में जब क्वांटम कंप्यूटर्स आ जाएंगे देन ऑल्सो देयर विल बी नो हैकिंग। सो 75% ऑफ गैस स्टेशन वो विदाउट फ्यूल हैं। मोर देन हाफ ऑफ द नॉर्थ कैरोलिना, ये सब राज्य हैं, जॉर्जिया, वर्जीनिया, वर आउट ऑफ फ्यूल। सेवरल गैस स्टेशन वर लाइंड इन विद मोर देन 5 to 6 ट्रक। और देखिए ट्रक्स की मदद से यहां पर अब जो है सारा कुछ काम हो रहा है। अमेरिकन एयरलाइंस हैव चेंज्ड फ्लाइट शेड्यूल ड्यू टू फ्यूल शॉर्टेज। यूएस एजेंसीज coordinated to relax rules to increase the truck, ships and train that shipped fuel. However, these change brought only minimal impact. वैसे ये जो इन्होंने रिलैक्सेशन किया है एजेंसी रूल टू इंक्रीज ट्रक शिप्स की मदद से, ये अभी इतना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि पाइपलाइन पूरी तरह से ऑटोमेटेड थी, बिल्कुल करेक्टली सप्लाई हो रहा था। यहाँ पर समय लगता है 3 दिन 2 दिन पहुंचने में। सो What caused गैस शॉर्टेज, इसके पीछे कारण क्या है, तो गैंग ऑफ हैकर्स अटैक द पाइपलाइन, और ये प्रोबेबली रशिया के ही हैं, अभी तक यही बात आ रही है सामने। डिमांडेड, और इन्होंने रैंसम फिरौती मांगी, हम आपको छोड़ देंगे या इन सब चीजों को हैक जो किया है उसको हम वापस से नॉर्मल कर देंगे, लेकिन आप हमें कुछ फिरौती पैसा दीजिए, रैंसम दीजिए। This disrupt the gas flow in the colonial pipeline. अब जो बाइडेन के सामने एक समस्या क्या है कि उन्होंने अभी इमरजेंसी घोषित की है और वो देने को बहुत पैसा है अमेरिका के पास, तुरंत रैंसम देके फ्री भी हो सकते हैं, लेकिन अब ये न्यूज मीडिया आउटलेट सभी के पास इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है कि इस प्रकार की कोई घटना हुई है, और यदि वो पैसा दे देते हैं, एक बड़ा ट्रांसफर कर देते हैं अमाउंट, तो अपने आप में सिटीजन्स ऑफ नागरिक जो है वहां के, उनके लिए एक ये डिफेम का मतलब उनके लिए एक ये खराब समय होगा कि हम पैसे देकर हैकर्स को, हमारे पास ये सिक्योरिटी भी नहीं है, फिर हमने क्या किया इतने सालों में। तो अपने आप में एक सरकार के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। दिस इज द रीजन कि भाई वो डायरेक्टली अभी, वरना नॉर्मली कई सारी सरकार, आपने देखा होगा आयरलैंड, अभी हाल ही में एक और केस हुआ है आयरलैंड का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अटैक किया गया रैंसम का, और इस प्रकार से फिरौती मांगकर पैसा मांगते हैं। सो कॉलोनियल पाइपलाइन डिलीवर्स 45% ऑफ फ्यूल टू द ईस्ट कोस्ट ऑफ यूएस, और ईस्ट कोस्ट में तो मेनली सारे शहर हैं। इट रन्स द गल्फ कोस्ट, न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन रीजन। तो ये सभी रीजन आर रनिंग आउट ऑफ द फ्यूल। आई थिंक सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। एनी सजेशन यू वांट टू गिव मी, आप मुझे बता सकते हैं। हम लोग बहुत सारे आर्टिकल्स और देखने वाले हैं। Any doubt you have, any suggestion, please talk to team and I'll do best possible for you guys. So thank you so much. God bless you all. Stay at home and enjoy learning at home. Thank you so much. Jai Hind दोस्तों।